नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेस यूनिट को डिस्कस कर रहे थे। हमने चर्चा की मॉडर्निटी क्या होता है, इमैनुअल कांत के मॉडर्निटी पर क्या विचार थे, उन्होंने किस तरह से कोपरनिकन रेवोल्यूशन को लाया फिलॉसफी के क्षेत्र में। हमने ये भी चर्चा किया कि इमैनुअल कांत कैसे कह रहे थे कि जब मॉडर्निटी और इनलाइटनमेंट आया तो लोगों के अंदर से मोरालिटी डिग्रेड हुआ, और उस मोरालिटी के डिग्रेडेशन से लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो हेल्पिंग नेचर होता है, जो ऑनेस्टी है, ये खत्म होते जा रहा है। लोग मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, और जब लोगों के अंदर से मोरालिटी खत्म हो जाएगा, लोग अपनी मॉरल ड्यूटी को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने ऑब्लिगेशंस को नहीं समझेंगे, तो फिर समाज में कॉन्फ्लिक्ट होगा। और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पीस और प्रोग्रेस समाज का हैम्पर होगा। इसीलिए इमैनुअल कांत जो है वह पीस और प्रोग्रेस को री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और पीस और प्रोग्रेस को री एस्टैब्लिश करने के लिए इमैनुअल कांत का मानना है कि मोरालिटी तो होना ही चाहिए समाज में। और वह ये भी कहते हैं कि मोरालिटी जो है वह रिलीजन से हमें डिराइव नहीं करना, धर्म की इसमें कोई महत्वता नहीं होगी। हम मोरालिटी जो है अपने रीजन का इस्तेमाल करके हम उसको बना सकते हैं, एक मॉरल लॉ को हम बना सकते हैं जो कि यूनिवर्सल होगा। मैंने पिछले लेक्चर में समझाया कैटेगोरिकल इंपरेटिव्स, हाइपोथेटिकल इंपरेटिव्स, तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें। मैंने ये भी बोला कि इमैनुअल कांत जो है एक इंडिविजुअलिस्ट है, मतलब वह एक व्यक्तिवादी थिंकर है। व्यक्तिवादी होने का मतलब कि वह व्यक्ति के स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम आज देखेंगे कि वह जिस गवर्नमेंट की बात करेंगे, बेस्ट गवर्नमेंट की बात करेंगे, वह ऐसी गवर्नमेंट होगी जो कि व्यक्ति को जो है मैक्सिमम फ्रीडम दे। और आपको क्या लगता है व्यक्ति को मैक्सिमम फ्रीडम कहाँ मिल सकता है? डेमोक्रेसी में मिलेगी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट में मिलेगा, ऐसी गवर्नमेंट जो कि जनता के द्वारा चुनी जाए। यही कारण है कि वह रिपब्लिकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। उनके और भी बहुत सारे बिलीफ हैं कि जब रिपब्लिकन गवर्नमेंट पूरे विश्व में फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, तो परपेचुअल पीस कायम हो जाएगा, पूरे दुनिया में शांति कायम हो जाएगा। और जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब इंटरनल जो समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वह भी समाप्त होंगे, और एक्सटर्नल मतलब देशों के बीच जो युद्ध होते हैं वह भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा इमैनुअल कांत का मानना है। तो चलिए इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, और लेक्चर 1 को जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इनका जो कॉन्सेप्ट है। बाकी पहला प्रश्न वह पूछते हैं कि भाई विच इज द बेस्ट गवर्नमेंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द सोसाइटी सच एज ह्यूमन बींग्स। वह आंसर करते हैं कि वह गवर्नमेंट है रिपब्लिकन गवर्नमेंट। अब यहाँ रिपब्लिकन गवर्नमेंट का क्या मतलब है? रिपब्लिकन गवर्नमेंट का मतलब है एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, मतलब वह डिसीजन अपने मनमाने तौर पर नहीं लेता। वह डिसीजन जो है संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके लेता है। यह भी कहते हैं कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट को लोगों को मैक्सिमम फ्रीडम प्रोवाइड कराना चाहिए, पर उतना ही फ्रीडम देना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति का फ्रीडम जो है वह कम ना हो या उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। दूसरे व्यक्ति का फ्रीडम हैम्पर नहीं होना चाहिए। आगे ये भी कहते हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी रैशनल बींग्स हैं, ह्यूमन बींग रैशनल बींग्स हैं, ऐसा उनका मानना था, इंडिविजुअलिस्ट थे इसलिए। वह कहते हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको रिपब्लिकन गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश करना चाहिए। यह उनका मॉरल ड्यूटी है कि वह रिपब्लिकन गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने का पूर्ण प्रयास करें। ये जो उनका नोशन है रिपब्लिकन गवर्नमेंट को वह जो सपोर्ट कर रहे हैं, वह अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। आज अगर कोई बोलेगा कि डेमोक्रेसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, रिपब्लिकन गवर्नमेंट को, तो ये बड़ी आम बात है। पर हम उस समय की बात कर रहे हैं, इमैनुअल कांत उस समय काल में थे, उस टाइम पीरियड में थे जहां वह प्रशिया में रहते थे, प्रशिया। और ये जो था एक आपका कह सकते हैं मोनार्की था, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट हुआ करता था वहां। सब एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियन डिक्टेटर जो हुआ करते थे बहुत ज्यादा थे उस टाइम यूरोप में। और आप उनके बीच में, माने ये तो वही बात हो गया कि आप पुतिन के
रसिया में रह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हम डिक्टेटरशिप को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, रशिया में नाम मात्र के लिए डेमोक्रेसी है, मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा। तो वही बात हो गया, तो उसके लिए गट्स चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये जो विचार है उनका अपने आप में बहुत ही रेडिकल है। साथ में उनका ये भी मानना था कि जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट होगी वह लोगों को सिविल लिबर्टीज दे, मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम्स दे, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, लोग अपने संगठन बना सकें, लोग अपने प्रोफेशन को अपने हिसाब से चुन सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए। मोनार्की जो है वह टेरेनिकल नहीं होनी चाहिए, वह आर्बिट्री फैसले ना ले। और साथ ही साथ वह ये भी कहते हैं कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, एक आपका पार्लियामेंट आप कह सकते हैं, एक विधानसभा या पार्लियामेंट होना चाहिए, जहां लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हों, जहां लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हों और वह लोगों के लिए फैसले करें। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब वह कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाए, उसमें वह सभी लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं कर रहे कि सबके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। वह कुछ लोगों को उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। उनका मानना है कि विमेन, ट्रेडमैन अर्थात महिलाएं, और जो व्यापारी हैं और जो आपके श्रमिक हैं, नौकर हैं, है ना, दास हैं, उनको जो है वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहिए। उनको वोटिंग राइट्स इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। उनका जो रीजन है, रेशनैलिटी है, वह इंडिपेंडेंट नहीं है। दे आर डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर्स। विमेन जो है, आज भी होता है, विमेन वोट देती हैं तो घर के जो मर्द होते हैं समझा कर भेजते हैं, जो पुरुष होते हैं कि भाई देखो इसको वोट देना है, तो विमेन वही बटन जाकर दबा देती है। कभी कभी गलत बटन भी, जो पढ़ी लिखी नहीं होती, दबा कर आ जाती है। ट्रेडमैन, ट्रेडमैन तो उसी को वोट देगा जो कि उसके पक्ष में होगा। समझ रहे हैं ना, जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, आज भी ये चीज चलता रहता है। और सर्वेंट फिर से अपने मालिक की बात मानेगा। तो जो जो लोग डिपेंडेंट हैं, किसी पे, किसी पर निर्भर हैं, वह इंडिपेंडेंट फैसले नहीं ले सकते, अपने रेशनैलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए उनको वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए, ऐसा मानना था इमैनुअल कांत का। उसके बाद आगे इमैनुअल कांत कहते हैं कि जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट होगा ना, वह दुनिया में से युद्धों को बहुत हद तक कम कर देगा, क्राइम्स को कम कर देगा, और जो भी अलग अलग तरह के ह्यूमन कंडीशंस के हॉरर्स हैं, जैसे चोरी होती है और भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। जैसे और भी ह्यूमन कंडीशन, जैसे भूखमरी की स्थिति होती है, और भी बहुत सारे जो हॉरर्स होते हैं, जैसे रॉइट्स होते हैं, दंगे हो जाते हैं, तो ये सब सब समाप्त हो जाएंगे रिपब्लिकन गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा उनका मानना था। और ये जो चीजें हैं ना, क्राइम और कॉन्फ्लिक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ दो देशों के बीच में समाप्त नहीं होंगे, समाज के अंदर भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा वह इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है ऐसी स्थिति प्रोवाइड करेगी समाज में, जिससे लोग अपने रीजन को और अधिक डेवलप कर सकें और अपने मोरालिटी को इम्प्रूव कर सकें, अपनी नैतिकता को और ज्यादा ऊपर स्तर पर ले जा सकें। अब जिस समाज में लोगों का नैतिक स्तर अधिक ऊपर होगा, जिस समाज में लोग एक दूसरे को एज अ एंड ट्रीट करते हो, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक इंसान को, है ना, खिलौना मत समझो, एक इंसान को ऐसा मत समझो कि इसको हम यूज करके छोड़ देंगे। जब लोग ये विचारधारा से हट जाएंगे, जब लोग सोचेंगे कि एक इंसान अपने आप में सब कुछ होता है, उसका कुछ स्वतंत्रता है, उसका कुछ विचार है, जब एक दूसरे की इज्जत करने लगेंगे, तो आम सी बात है कि क्राइम्स खत्म होंगी, रॉइट्स खत्म होंगे, और भी जो हॉरर्स हैं ह्यूमन कंडीशन के खत्म होंगे। तो इसीलिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, दो देशों के बीच में युद्ध भी है, वह भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों का रेशनैलिटी जो है वह उच्च स्तर पर आ जाएगा। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण वह ये भी बताते हैं, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। वह कहते हैं अनसोशल सोशबिलिटी के बारे में, ये मैं अभी बताने वाला हूँ ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। पर ये तो पहला चीज आपको समझ में आया। आगे वह ये भी कहते हैं कि अगर लोगों को
अपने मॉरल एबिलिटी को पूरी तरह से डेवलप करना है, अगर उनको पूरी तरह से फ्री होना है, अगर तरह से स्वतंत्रता को अगर इनकलकेट करना है, अगर प्राप्त करना है, तो उसके लिए उनको रिपब्लिकन गवर्नमेंट ही चुनना होगा। वह कहते हैं कि कितना भी अच्छा आपका पैटर्नलिज्म हो, मतलब कितना भी अच्छा अगर आपका राजतंत्र हो, वह जो है आपका मॉरल एबिलिटी को कभी पूरी तरह से ग्रो नहीं होने देगा। वह सिर्फ आपको दुनिया के बुराइयों को ही दिखाएगा। इसीलिए रिपब्लिकन गवर्नमेंट बेस्ट होता है। आप ये तर्क ना दीजिए कि राजतंत्र में अगर राजा अच्छा होगा तो फिर भी हम अपने मोरालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। और मोरालिटी इंप्रूव करना सबसे इंपॉर्टेंट कांत के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, पहले 1 मिनट के अंदर में, है ना। तो इसीलिए वह इस कॉन्सेप्ट से, इस आर्ग्यूमेंट से मोनार्की को रिजेक्ट करके पूरी तरह से रिपब्लिकन गवर्नमेंट को हमारे सामने रख देते हैं। साथ में मैंने ये बात आपको बता ही दिया कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट से लोग जो हैं ज्यादा रैशनल, मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। और जब ज्यादा रैशनल, मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तब ना जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो संघर्ष होते हैं, वह समाप्त होगा। लोग जब मैच्योर रहेंगे, अगर कोई आपको, जब सब कोई मैच्योर होगा तो भाई लड़ाई झगड़े होंगे ही क्यों? सब मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और रैशनल होंगे तो ऐसा उनका मानना था कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट ऐसा कर देगी। अब ये डिबेट का मुद्दा है कि ऐसा हुआ कि नहीं, सब जगह तो हम रिपब्लिकन गवर्नमेंट ही देख रहे हैं, तो आज भी क्राइम क्यों हो रहा है समाज में, क्यों लोग ज्यादा मैच्योर नहीं हो सके, क्यों लोग रिस्पॉन्सिबल और रैशनल आज भी नहीं है। ये डिबेटेबल मुद्दा है, हम इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मैं उनका विचार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो स्थिति है, मैं उस स्थिति की बात नहीं कर रहा। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है युद्धों को भी समाप्त कर देगा, वॉर्स को एलिमिनेट कर देगा। और जो युद्ध होते हैं देशों के बीच में, वह सब फसाद की जड़ है, ऐसा कांत का मानना था। अब आगे कांत ये बिलीव नहीं करते कि एक रिपब्लिकन वर्ल्ड गवर्नमेंट को जो है हम बना पाएंगे, क्योंकि कांत को पता है कि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो अपने सोवेर्निटी, अपने संप्रभुता को त्यागने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन उनका ये भी मानना था कि हम एक लीग बना सकते हैं रिपब्लिकन गवर्नमेंट का। और जो लीग बनेगा रिपब्लिकन गवर्नमेंट का, और बहुत सारे लीग बनाने की कोशिश की गई। आज जो यूनाइटेड नेशन बना, वह इन्हीं के विचारों पर बना। उससे पहले जो लीग ऑफ नेशन बना था, इन्हीं के विचारों पर बना था कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट का एक लीग, एक समूह बनेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, जहां पर अगर कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी मनमुटाव हो, कोई भी एक दूसरे कंट्री को एक दूसरे से दिक्कत हो, तो वहां पे आराम से बात करके उसको सेटल किया जाए। तो लीग ऑफ नेशन जो है ना, वो इन्हीं के विचारों से आता है। यूनाइटेड नेशन भी इन्हीं के विचारों से आता है। और इसीलिए अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के छात्र हैं या फिर होंगे, तो आप बाद में देखेंगे जितने भी लिबरलिस्ट हैं, और उसमें भी जो इंस्टीट्यूशनलिस्ट हैं, जो इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे वुड्रो विल्सन हो गए, जैसे जोसेफ नाई हो गए, जैसे आपके कोहेन हो गए, ये जितने भी थिंकर्स हैं, ये थिंकर्स किससे इंस्पायर हुए हैं? यह इंस्पायर हुए हैं इमैनुअल कांत से। तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी इस थ्योरी का बहुत अहम योगदान है। तो परपेचुअल पीस की थ्योरी क्या है? परपेचुअल पीस की थ्योरी ये है कि जब जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स है, उनका एक लीग बन जाएगा, उनका एक संगठन बन जाएगा, तो लोग, तो विश्व में शांति जो है स्थापित की जा सकती है। जैसे में यूनाइटेड नेशन, जैसे में लीग ऑफ नेशन। अब ये फिर से एक डिबेटेबल टॉपिक है कि भाई ये सब तो एस्टैब्लिश किया गया, लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद क्यों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ? और अभी तो यूनाइटेड नेशन भी एस्टैब्लिश हो चुका है, तो फिर अभी रशिया यूक्रेन युद्ध क्यों हो रहा है? पाकिस्तान से हमने 3 युद्ध क्यों कर लिया फिर? अब ये सब डिबेटेबल टॉपिक है, हमने चाइना से क्यों युद्ध कर लिया? तो इसके क्रिटिसिजम्स हैं ये सब, मैं क्रिटिसिजम्स की अभी बात नहीं कर रहा। अब आगे हम ये भी समझने की बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे समझने की कि देखिए जो जो ह्यूमैनिटी है ना, मोरालिटी विद इन ह्यूमैनिटी, ये जो है
कांत का सबसे अल्टीमेट गोल है कि जो मानवता है ना, मानवता में नैतिकता हो। ऐसा मानव समाज ही क्या होगा जिसमें नैतिकता ही नहीं है, जिसमें मॉरल प्रिंसिपल्स ही नहीं है, जिसके कोई उसूल ही नहीं है, जो किसी को धोखा दे दे, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर ले। ऐसा मानव समाज क्या ही होगा। तो यही चीज है। वह कहते हैं कि देखिए, जो मनुष्य का जो अल्टीमेट, जो मानव समाज का जो आपका एक गोल है, मोरालिटी डेवलप करना, ये हम कर सकते हैं रिपब्लिकन गवर्नमेंट के माध्यम से। और जब रिपब्लिकन गवर्नमेंट का लीग बनेगा तो ये उसमें काफी अधिक महत्व जो है निभाएगा। आगे हम ये भी बात करेंगे। वह ये कहते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वह देखिए, पहले लोग मानते थे कि मानवता कैसे डेवलप होगा। तो मानवता डेवलप होगा, लोगों को अच्छे तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, रेशनैलिटी और एडुकेशन स्प्रेड करेंगे, तो इससे मानवता डेवलप होगा, इससे परपेचुअल पीस डेवलप होगा। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट को समझिए, परपेचुअल पीस डेवलप होगा पढ़ाई लिखाई से। पर वह इस बात को नहीं मानते। वह कहते हैं कि परपेचुअल पीस इस तरह से डेवलप नहीं होगा। वह कहते हैं कि परपेचुअल पीस कैसे डेवलप होगा, तो नेचर अपने आप परपेचुअल पीस जो है डेवलप कर देगा। प्रकृति के अपने प्लान्स हैं, हिडन प्लान्स हैं। वह बताते हैं आइडिया फॉर अ यूनिवर्सल हिस्ट्री विथ अ कॉस्मोपॉलिटन पर्पस। ये जो बुक है उसमें वह बताते हैं कि नेचर का, प्रकृति का एक अपना हिडन प्लान है। और प्रकृति जब अपना प्लान चलेगी ना, तो खुद परपेचुअल पीस हो जाएगा। खुद से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो है समाप्त हो जाएंगे। तो प्रकृति का अपना प्लान क्या है, तो उस प्रकृति के प्लान को वह कहते हैं अनसोशल सोशेबिलिटी। मतलब ये सामाजिकता तो लाएगा पर असामाजिक तरीके से। सामाजिकता आएगा पर असामाजिक तरीके से। अब असामाजिक तरीके से सामाजिकता कैसे आएगा, प्रकृति ऐसा क्या कर देगी हमारे साथ कि हम लड़ाई करना छोड़ देंगे। हम समाज में भी नहीं लड़ेंगे, हम दूसरे देशों के साथ भी नहीं लड़ेंगे, और हम रिपब्लिकन गवर्नमेंट का एक लीग बना लेंगे। वह कहते हैं, और ऐसा हुआ भी, ये विचार जो है ये इनके लागू भी हुए, ऐसा हम नहीं कह रहे कि ये लागू नहीं हुए। वह कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स अगर देखा जाए तो आमतौर पर तो एक सोशल बीइंग्स है, एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन कभी कभी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर का जानवर जाग जाता है। वह कभी कभी इगोसेंट्रिक, एग्रेसिव, सेल्फिश ये बन जाता है। और जब ह्यूमन बीइंग इगोसेंट्रिक बन जाता है, अग्रेसिव बन जाता है, तो लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करता है। इससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्राइम होती है, टैरनी होती है, युद्ध होते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे आप अभी यूक्रेन में देख सकते हैं लोग कैसे विस्थापित हो रहे हैं, लोग भुखमरी से भी मर रहे हैं कई स्थानों पर। तो जब लोगों के अंदर का जानवर जगता है तो लोग ऐसे बिहेव करते हैं जिससे ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर ये सब समस्याएं जब निरंतर उत्पन्न होती रहेंगी, जब ये सब प्रॉब्लम्स जब कंटिन्यूअस होते रहेंगे, तो अंतिम में लोग रियलाइज कर लेंगे, प्रकृति उनको रियलाइज करा देगी, नेचर उनको रियलाइज करा देगी कि भाई ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, ये लड़ाई झगड़े में हम सबको नुकसान होता है। और उसके बाद जो लोग हैं एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश करेंगे। लोग कहेंगे कि भाई ये लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि हम एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाएं, मॉरली एक दूसरे के साथ बिहेव करें, और कम से कम पीस और प्रोग्रेस के साथ हम लोग रहें समाज में। ये लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला, और इस तरह से परमानेंटली जो है परपेचुअल पीस कायम होगा। क्योंकि लोग लड़ाई झगड़े से तंग आ जाएंगे। ऐसा हुआ क्या? हाँ, बिल्कुल हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यही विचार लोगों के मन में, लीग ऑफ नेशन लोगों ने बनाया कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी लोगों ने ऐसा ही किया, यूनाइटेड नेशन बनाया, और परपेचुअल पीस को एस्टैब्लिश करने की बात की, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया लोगों ने रिपब्लिकन गवर्नमेंट का। तो ये उनका परपेचुअल पीस की थ्योरी है, आप इसको समझ सकते हैं। ये परमानेंट पीस आ जाएगा। परमानेंट पीस कैसे आएगा? तो ये नेचर लोगों को सिखा देगी, प्रकृति सिखा देती है, सबक सिखा देगी नेचर, और लोग डर जाएंगे, कहेंगे कि भाई पीस ही बेहतर होता है, प्रोग्रेस ही ठीक है, ये युद्ध करके कुछ नहीं होने वाला, ये कॉन्फ्लिक्ट से कुछ नहीं होने वाला, बस
जान ही जाने वाली है और कुछ नहीं होने वाला। ऐसा हुआ इतिहास में, अभी फिर यूक्रेन रशिया में हो रहा है युद्ध। यूक्रेन लास्ट में समझ गया बेचारा। खैर जेलेंस्की ने जो बहादुरी दिखाई है उसके लिए उसको सैल्यूट, बट यूक्रेन लास्ट में समझ गया, फिर अभी चेयर पे जाके बैठ रहा है। पर जब इतना लोग उनके मर गए, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, उसके बाद उनको समझ में आया। ये थोड़ा दूसरा इसका और भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो यही उनका परपेचुअल पीस का थ्योरी था। ये क्रिटिसिज्म है उनका कैटेगोरिकल इंपरेटिव का, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। कैटेगोरिकल इंपरेटिव मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा परपेचुअल पीस का क्या थ्योरी है और वह रिपब्लिकन गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करते हैं। क्योंकि रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है वह इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करती है, लोगों को अधिक से अधिक फ्रीडम देने में सक्षम है, लोगों के अंदर रेशनैलिटी मोरालिटी को डेवलप कर सकती है, और इससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी समाप्त होंगे। और दूसरा ये भी कारण है कि जब पूरी तरह से रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो जाएगा, अगर सभी देश अगर रिपब्लिकन हो जाएंगे तो देश आपस में नहीं लड़ेंगे, जो कि अपने आप में एक डिबेटेबल टॉपिक है। लोग कहते भी हैं कि आपको अगर युद्ध समाप्त करना है तो सबको डेमोक्रेटिक कंट्री बना दो। अब डेमोक्रेसी बैंगन थोड़ी है कि एक्सपोर्ट कर दोगे। ये सब आप जब ऊपर हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया। नोट्स अवेलेबल हैं सेमेस्टर 6 के कोर पेपर्स के नोट्स, मात्र 165 रुपीज में सभी नोट्स अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल नोट्स के अलग अलग प्राइसेस हैं, बट डीयू के नोट्स और भी आप जो भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो आप सिलेबस भेजेंगे तो कंप्लीट नोट्स जो है आपका मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का, उसका प्राइस 165 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और आप व्हाट्सएप से परचेस कर सकते हैं, आपको पता है व्हाट्सएप नंबर नीचे लिंक में दिया हुआ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।